नमस्कार, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन स्कूल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका मेज़बान कैलाश जानी स्वागत कर रहा हूं आप सबका। काफ़ी लंबे अरसे बाद अपनी क्लास वापस शुरू हुई है। विज्ञान की क्लास में विज्ञान के चैप्टर्स 3 तक हो चुके हैं। चौथा चैप्टर कार्बन वाला आज अपन पढ़ने वाले। आपके जीवन में कई सारी समस्याएं आती होगी। उन समस्याओं से आप जितना अच्छे तरह से लड़ोगे ना, उतने मजबूत बनोगे और ये अनुभव आपके जीवन में बड़े काम आएंगे। आज की क्लास कार्बन है और ये कार्बन जीवन भर आपके काम आएगा। चाहे आप 11th के बाद में 10th के बाद में 11, 12 उसके बाद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, ये कार्बन कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। सामान्य जीवन में भी कार्बन काम आता। कोयले का उपयोग लेते हैं अपन, कोल तार, डामर, सड़क बनती डामर, तो ये सारे कार्बन के ही तो हैं। ईंधन का उपयोग लेते हैं, कार्बन उसमें होता है। एलपीजी सिलेंडर का उपयोग लेते हैं, उसमें कार्बन होता है। सीएनजी, इसमें मीथेन होती है, मीथेन में भी कार्बन का घटक होता है। तो सारा का सारा जो अपना पृथ्वी है उसमें कार्बन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। और आज अपन चर्चा करेंगे कार्बन के बारे में कि क्या तू है जो काजल की तरह चमकता है और ग्रेफाइट की तरह काम आता है और किसी की साजन की अंगूठी में हीरे की तरह चमचमाता है। वो क्या है? वो हमारा कार्बन है। तो कार्बन के बारे में आज चर्चा करेंगे, चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड देयर कंपोनेंट्स। तो कार्बन के बारे में अपन सामान्य तौर से एक बार देखो तो कार्बन क्या, जैसे हीरा देखा, ग्रेफाइट देखा, कोयला, कोल तार, काजल, ये सारे के सारे क्या है? कार्बन की अपरूप है। आपने देखा होगा लकड़ी को जला रहे हैं तो लकड़ी से धुआं निकलता है, इसका मतलब कार्बन पूर्ण रूपेण जल नहीं रहा है। आप बाइक चला रहे हैं, बाइक के जो साइलेंसर होता है उसमें काला काला कालिक चिप जाती है, वो क्या है? कार्बन है। तो हमारे जीवन में सारी जगह, बहुत जगह काम आता है क्या? कार्बन। हम जीवन में बहुत सारी जगह देखते हैं कार्बन। तो कार्बन के बारे में चर्चा करते हैं। कार्बन क्या चीज है? तो कार्बन सीधी सी बात है, एक अधातु है, नॉन मेटल है, धातु नहीं है। तो धातु कौन से होते हैं, अधातु कौन से होते हैं? धातु का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता हो और धनायन बनाता हो। दूसरा, जिसके नाम के पीछे यम या अम आता हो, वो धातु होते हैं। क्या इसके अंदर यम और अम आता है? नहीं आ रहा, इसका मतलब अधातु है। लेकिन आपने देखा होगा हीलियम, हीलियम के नाम के पीछे यम आ रहा, लेकिन ये कैसी है? धातु नहीं, ये गैस है, ये धातु नहीं है। तो ये अपवाद है। हीलियम के अलावा कोई इसका अपवाद नहीं जिसके नाम के पीछे यम या अम आता है, जैसे टाइटेनियम, फेरम, फेरस, है ना, ये सारे क्यूप्रम, ये सारे कैसे धातु है। तो धातुओं के नाम के पीछे यम और अम आता है, जबकि अधातु के नाम के पीछे यम और अम नहीं आता है। ठीक बात। तो कार्बन एक अधातु है, पहली चीज ये क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, दूसरी चीज आप ये ध्यान रखो कि जो कार्बन होता है उसमें 4 संयोजकता होती है। सीधी सी बात है कि कार्बन होता है, उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। यानी कार्बन अपने साथ 4 अन्य चीजों को जोड़ सकता है। जैसे आप चीज देखो, मेरी ये 5 अंगुलियां हैं, इस 5 अंगुलियों में मैं चाहूं जितना 5 अंगुली और डाल सकता हूं। ठीक बात। वैसे कार्बन की खास बात होती है, माना कि ये कार्बन है तो ये कार्बन की 4 संयोजकता होती है। इन संयोजकता के आधार पर किसी और चीज को वो जोड़ सकता है। हुई बात क्लियर? तो सीधी सी बात है कि कार्बन के पास 4 संयोजकता होती है और इन्हीं 4 संयोजकता के कारण कई प्रकार के इसके अपरूप तैयार होते हैं। क्रिस्टल होते हैं, अक्रिस्टल, ये सारे अपरूप तैयार होते हैं। तो पहली बात ध्यान क्या रखनी कि कार्बन एक अधातु होता है। दूसरा, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तीसरी बात, कार्बन अपन देखते हैं पर्यावरण के अंदर किस तरह से पाया जाता है। तो देखो आप देखते हो कार्बोनेट के रूप में और गैस के रूप में। जैसे अपन पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसका मतलब कार्बन तो है। आप चीज देखोगे प्रकृति में कार्बन डायरेक्ट रूप से बहुत कम है, गैसों के रूप में बहुत कम। जैसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.03%, बहुत ही कम मात्रा।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड की पर्यावरण में बहुत कम मात्रा है, 0.03%। यकीन मानिए ये प्रतिशत इतना ही है। और ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है 21%। लेकिन ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, ध्यान रखिएगा। और अपन देखते हैं कार्बोनेट के रूप में, तो ध्यान रखना 0.02%। आप यकीन मानिए कार्बन कितना कम है इस कार्बोनेट्स के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। यानी यदि बात करें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और कार्बोनेट की बात करें 0.02%, यानी बहुत कम मात्रा है। लेकिन इतनी मात्रा भी क्या है, पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है। तो कार्बन के बारे में थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना। अब अपन किताब में क्या लिखा वो चीज पढ़ते हैं कि कार्बन क्या है, नॉन एलिमेंट है, अधातु है। ठीक बात, अधातु है। इसका प्रतीक सी होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी होता है। सर्वोत्तमों की तत्व कार्बन भू प्रॉपर्टी में खनिजों के रूप में यानी कार्बोनेट के रूप में केवल 0.02% होता है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% होता है। सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो जल। और यदि आपसे यह पूछे कि मानव शरीर में सर्वाधिक कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है, तो कार्बन होता है। ठीक बात। अगला, कार्बन की अपरूप, ध्यान रखना बहुत ही अच्छी चीज है और यहां से मैं मानता हूं कि प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। देखो, कार्बन के अपरूप, ठीक है, कार्बन के 3 अपरूप है। हालांकि अपन इसको 2 भागों में बांटे, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, लेकिन बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं। हालांकि सामान्य तौर से अपन 3 भागों में बांटते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। पहला होता हीरा, दूसरा होता ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरीन। ठीक बात। तो कार्बन के मुख्य तौर से अपन 3 अपरूप बताते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरो की बात करें तो हीरा क्या होता है, कार्बन का अति तापित एवं अति दाबित रूप होता है। हीरा चमकदार होता है, क्रिस्टलीय होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। और यदि इसी हीरे की बात करें तो ये हीरा अपन आर्टिफिशियली रूप से बना सकते हैं, कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं। किसी प्रयोगशाला में कार्बन को बहुत अधिक ताप देकर, अति तापित का मतलब और अधिक ताप देकर और बहुत अधिक दाब देकर अपन हीरे को बना सकते हैं। तो हीरे अति तापित, अति दाबित कार्बन का रूप होता है, चमकदार होता है, क्रिस्टलीय होता है, संरचना चतुष्फलकीय होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत इसमें नहीं चलती है। आ जाओ ग्रेफाइट पर। अच्छा, हीरे का उपयोग कहां होता है, तो कांच काटने में, कांच काटने में, और हीरे का उपयोग होता है आभूषण बनाने में। तो ये हीरे के उपयोग ध्यान रखना, एक तो कांच काटने में, आभूषण बनाने में। आपसे ये प्रश्न पूछे कि प्रकृति में सर्वाधिक मजबूत पदार्थ कौन सा है, तो वो हीरा है, डायमंड है। प्रकृति में सर्वाधिक मजबूत पदार्थ भी कौन सा है, हीरा है, कार्बन का अपरूप है। दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट के बारे में ध्यान रखना, यह भी चमकदार होता है, परतदार होता है, लेयर शेप में होता है, परतदार होता है, चमकदार होता है। और बातें सुनना कि यही ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। यानी सीधी सी बात है, इसमें कार्बन की जो 4 संयोजकता होती है उसमें से 3 संयोजकता में ही कार्बन जुड़े होते हैं, एक संयोजकता क्या रहती है, फ्री रहती है। इस कारण से यह विद्युत का चालक होता है। इसका उपयोग किसमें होता है, स्नेहक के रूप में,
स्नेहक का मतलब जब दो कोई पहिए चल रहे हैं, माना कि ये कोई पहिया है, इसके ऊपर कोई पहिया है, ये चल रहे हैं तो घर्षण तो होगा। इस घर्षण को कम करने के लिए इनके बीच में ग्रेफाइट डाला जाता है। ये ग्रेफाइट एक स्नेहक के रूप में यानी घर्षण रोधी के रूप में उपयोग होता है। तो यदि आपसे इतना पूछे ना, ये डायग्राम बनाना और ढंग से लिख देना। फिर फुलरिन, ये कार्बन 60 यानी कार्बन की 60 कार्बन की एक श्रृंखला का फुटबॉल नुमा संरचना है। फुटबॉल, फुटबॉल देखिए, इस प्रकार की संरचना देखो आप, फुटबॉल नुमा संरचना है फुलरीन, ध्यान रखिएगा। और इसे बकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। तो कार्बन के 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरे की बात समझ में आई, ग्रेफाइट की बात समझ में आई, फुलरीन की कार्बन 60, फुटबॉल नुमा संरचना, बकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। और इसका उपयोग होता है टेस्ट ट्यूब बनाने में, ठीक है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखना। वापस देखो, कार्बन के मुख्य तौर से 3 अपरूप होते हैं, लेकिन यहां अपन ने 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। ग्रेफाइट की बात पहले कर रही है। तो प्रत्येक कार्बन, ये देखो परतदार, एक परत ये बनी, ये दूसरी परत बनी। तो आपने देखा होगा ये जो कार्बन है, माना कि ये कोई कार्बन है, एक जुड़ा, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, तो आपने देखा होगा कि एक जो है इसकी वो फ्री है, तो ये कैसा होता है, विद्युत का चालक होता है। प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य कार्बन अणुओं से जुड़ा होता है, जिससे षटकोणीय व्यू संरचना मिलती है। देखो हीरा कैसा चतुष्फलकीय, ये षटकोणीय संरचना है, इसमें से एक आबंध द्विआबंध होता है। इस प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो जाती है। ग्रेफाइट विद्युत का एक बहुत ही अच्छा चालक होता है, विद्युत चलती है इसमें। आप पेंसिल देखी होगी, पेंसिल ग्रेफाइट की बनती है। पेंसिल को छीलना और विद्युत स्विच में डाल देना, आपको पता है करंट आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जबकि अन्य अधातु सुचालक नहीं होते, तो एकमात्र ऐसा अधातु जो विद्युत का चालक होता है, कौन सा, ग्रेफाइट। दूसरा देखते हैं, दूसरा हीरा। प्रत्येक कार्बन परमाणु, देखो ये चतुष्फलकीय संरचना, इस प्रकार से देखो आप, टेट्रागोनल। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। सबसे कठोर पदार्थ होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित या सब्जेक्टिंग करने से हीरा प्राप्त होता है। और संश्लेषित हीरे का आकार में छोटे होते हैं, जो भी अपन प्रयोगशाला में बनाते हैं हीरे बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक रूप से हीरे बहुत ही बड़े होते हैं। तो ये हीरे की बात हुई। हीरे के बाद में अपन ने बढ़ा था फुलरीन, तो फुलरीन की संरचना होती है C60, मैंने आपको वहां समझा दिया। इसके बाद होता है कार्बन में सहसंयोजी आबंध। आप सीधी सी बात सुनो कि आवर्त सारणी, उसमें कार्बन कितने नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे आता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, इसमें परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। प्रोटॉन कितने हैं, 6 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। ठीक बात। कार्बन में परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो देखो यदि अपन बात करें तो 1s2, 1s2, 2s2, 2p, देखो 2 और 2 4, 2p2, तो कितने हो गए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। K और L क्लासों में, यानी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जैसे कोई नाभिक है, इसमें 12 कक्षाएं बनी, जैसे K, L इस प्रकार से, तो उसमें 2 और 4 होते हैं। ठीक बात। आगे कार्बन की जो K और L क्लासों में है, K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक बात। आगे देखो, कोई मतलब नहीं। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, यदि आपसे पूछे कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, तो कार्बन कैसा होता है, चतुर्संयोजी होता है, यानी इसमें 4 संयोजकता होती है। ठीक है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, अब देखो एक चीज समझना, आप बड़े ध्यान से समझना, ये समझ ली तो पूरा कार्बन का फंडा क्लियर। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन, ये बात देखो आप। कार्बन यहां से 4 इलेक्ट्रॉन यदि खोता है तो क्या बनाएगा, कार्बन +4।
बना सकता है। और यदि कार्बन क्या करेगा, यदि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनेगा, कार्बन -4 बना सकता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कार्बन -4, और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो कार्बन +4। 4 इलेक्ट्रॉन खोकर कार्बन +4, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खोकर 4 कार्बन +4 बनाएगा, और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कार्बन -4 ऋणायन आयन आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन होता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आप एक चीज सोचो, यदि इस कार्बन में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कितने, 4, तो बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आप इतना समझिए कि सीधी सी बात है कि ये 4 अंगुलियां हैं कार्बन की, तो इसको मुझे बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यदि इन 4 अंगुलियों में और अधिक 4 अंगुली को जोड़ना होगा तो ऊर्जा की तो नहीं, लेकिन ये सामान्य तौर से क्या होती, मुश्किल होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर कार्बन +4 बनाता है, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कार्बन -4 बना सकता है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। ठीक है, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहेंगे या सहसंयोजी आबंध किसे कहेंगे, तो ध्यान रखना, जैसे एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी, जैसे कार्बन था एक, दूसरा कार्बन था, इसकी संयोजकता कितनी, 4, इसकी संयोजकता कितनी, 4। बड़े ध्यान से समझना आप, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, और यही बॉन्ड क्या कहलाता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। कार्बन के अलावा और कोई भी कौन कौन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बनाते हैं, आबंध या बॉन्ड बनाते हैं। जैसे देखो ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है एक, ये दूसरा है, यानी H2 की बात कर रहे हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के मध्य क्या होगी, साझेदारी होगी। तो क्या होगा, हाइड्रोजन, ये दूसरे वाले का हाइड्रोजन, और क्या बना, ये एक साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के बीच का आबंध ये कैसा है, सहसंयोजी आबंध है। वही बात क्लियर। नाइट्रोजन का वैसी प्रकार से इस प्रकार का साझेदारी इलेक्ट्रॉन के 3 जोड़े, जैसे देखो नाइट्रोजन और इसके माना कि ये 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इसका ये इसका ये इसका ये इसका इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगी, साझेदारी होगी। तो क्या बनेगा, साझेदारी बंध बनेगा। यदि आपके प्रश्न ऐसे एग्जाम में आए ना तो ऐसे ही लिखना, आप नाइट्रोजन बनाना, यहां इलेक्ट्रॉन बनाना इस प्रकार से, और इनके मध्य ऐसे डैश करके लिखना साझेदारी बंध। और हाइड्रोजन में भी ऐसे लिखना, जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बाहर में बॉन्ड बनाना, ये इलेक्ट्रॉन लिखना ऐसे, और निकला नीचे नीचे साझेदारी बंध। ठीक है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच त्रि आबंध, जल के अणुओं में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु के एकल आबंध। इस प्रकार की संरचना, देखो जल के अणु में ये देखो H2O होता है, यानी H कितने, 2 है, तो ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन से क्या होगा, एक तरफ और हाइड्रोजन जुड़ेगा, दूसरी तरफ और हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, जल का। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बीच में साझेदारी हुई, इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुई, साझेदारी हुई। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, बंध का निर्माण होता है। अब सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, सीधी सी बात है, उनकी फिजिकल कैरेक्टर कैसा होता है जब ये बंध बनता है। तो आपने चीज देखी होगी कि ये कोई बंध बना है तो जैसे ही इसको ऊर्जा दोगे ये बंध टूट जाएगा, ठीक बात। तो कैसे होते, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं कवथनांक बहुत ही कम होते हैं, यानी थोड़ा सा भी तापमान दोगे गल जाएगा।
थोड़ा सा भी तापमान दोगे उबलने लग जाएगा। यानी गलनांक और कवतनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतरा अणुक बल बहुत ही कम होता है, यानी इनके बीच का जो बंध होता है बहुत ही कमजोर बंध होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इट मींस क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसका मतलब विद्युत के कुचालक है। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, विद्युत का कुचालक होगा, तो सहसंयोजी बंध में सारे इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, तो कोई फ्री नहीं रहता। इसका मतलब विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन थे वो जुड़ गए, पीछे कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, विद्युत का चालक नहीं होंगे। अगला, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति कैसी होती है, यानी यूनिवर्सल नेचर कैसा होता है। तो कार्बन की सबसे बड़ी खास ये होती है कि कार्बन अन्य किसी चीजों से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करता है, एक चैन बनाता है। अब आप एक चीज सोचो, आप थोड़े से कॉलेज में गए, पहले दिन आपको कोई जानता नहीं था, पर आपकी नेचर हैबिट कैसी है कि आपको दोस्त बनाने की प्रकृति है। तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी पूरे कॉलेज के लड़कों से आप दोस्ती कर लोगे। यानी कार्बन भी ऐसा ही है, बहुत फुकरा आदमी है कार्बन। जो जैसा लोग मिले, ससुरा क्या कर रहे हो, अच्छा आओ दोस्त करते, दोस्ती करते। तो कार्बन की ऐसी प्रकृति है। कार्बन क्या करेगा कि अपने साथ श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया, अपने कहते ना जहां से हम खड़े वहीं से लाइन बनती है, तो कार्बन भी ऐसा ही है, श्रृंखला बनाने की प्रकृति रखता है। यानी सीधी सी बात है कि कार्बन किसी अन्य के साथ जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करता है। तो पहला गुण हो गया श्रृंखलन, यानी चैन फॉर्मेशन की प्रकृति होती है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला या तो शाखित होगी या श्रृंखलित या वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंध में, द्विबंध में या त्रिबंध में जुड़े हो सकते हैं। यानी कार्बन ये सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है और ये कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसे बंध बना सकते हैं। अब है चतुर संयोजकता, यानी कार्बन में कितनी संयोजकता होती है। कार्बन के गुण पढ़ रहे हैं। पहला क्या, श्रृंखलन, यानी जोड़ने की प्रक्रिया। कितने जोड़ सकते हैं साहब, 4 जोड़ सकते हैं। चतुर संयोजकता होती है, 4 संयोजकता होती है। फिर संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। देखो, यदि कार्बन कहीं भी सिंगल बॉन्ड में मिले आपको, कैसा है, संतृप्त है। और कार्बन कहीं भी डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में दिखे, कैसा है, असंतृप्त है। हुई बात क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। संतृप्त, यदि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या एकल बंध हो तो वो संतृप्त कहलाते हैं, जबकि कार्बन के बीच यदि द्विबंध या त्रिबंध हो तो असंतृप्त कहलाते हैं। उदाहरण एल्केन, यानी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त। उदाहरण एल्कीन, एल्काइन। अब एक चीज समझना, यदि सिंगल बॉन्ड कभी भी आए ना तो उसके पीछे क्या लगेगा, एन। डबल बॉन्ड आए तो लगेगा आइन, सॉरी इन, और ट्रिपल बॉन्ड आए तो लगेगा आइन। अब आप एक चीज सोचो, मैं आपको 10 चीजें याद करवा रहा हूं, 10 आपको याद होना चाहिए। यदि कहीं भी एक कार्बन है, दिख रहा है आप सबको, यदि कहीं भी एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मैथ। यदि 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे एथ। यदि 3 कार्बन है, 1 2 3, उसको बोलेंगे प्रॉप। यदि कहीं 4 कार्बन है, ऐसे लिख लेते हैं, 3 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन। 4 कार्बन है तो उसको बोलेंगे क्या, ब्यूट। कहीं भी 5 कार्बन है तो उसको बोलेंगे पेंट। कहीं पर 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्स। कहीं पर 7 है तो उसको बोलेंगे हेप्ट। कहीं पर 8 कार्बन है तो उसको बोलेंगे क्या, ऑक्ट। कहीं पर 9 कार्बन है तो नॉन, और कहीं पर 10 कार्बन है तो डेक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तो यहां 5 तक तो ध्यान ही रखना। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट
पेंट। ये 5 तक तो आप याद ही रखना। अब आप एक चीज सोचो, यदि सिंगल बॉन्ड में है 5 कार्बन तो क्या हो गया, एन लगा दो पीछे। तो जैसे 5 कार्बन है, एन लगा पेंटेन। यदि डबल बॉन्ड है तो ईन लगा दो, पेंटीन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो लगा दो आइन, पेंटाइन। क्लियर हुई बात? तो ये इस प्रकार का फंडा है। वापस देखो, जैसे कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो सीधी सी बात है, क्या हो गया, एल्केन। और कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो एल्कीन। और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ठीक बात? ये बात समझ लीजिएगा। अब है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एक तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब सीधी सी बात एथेन। एथेन का मतलब कार्बन कितने, 2। एथ एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, तो सीधी सी बात है इधर कार्बन हाइड्रोजन 3 जुड़ेंगे, इधर भी हाइड्रोजन 3 जुड़ेंगे, यानी सी कितने, 2, 1 और 2। हाइड्रोजन कितने, 6, तो C2H6। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन। जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एन लगेगा जिसके पीछे वो संतृप्त है। जिसके पीछे भी एन लगे वो कैसे है, संतृप्त। सीधी सी बात है, मैथेन है इसका मतलब कार्बन 1, एथेन है इसका मतलब कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 तक कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, 3। 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, 6। 3 इधर 3 इधर। 3 कार्बन है यहां पे, 1, 2 और 3। बीच में कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कितने बचे पीछे, 4 होती है, एक तो ये हो गया, पीछे बचे 3। यहां कितने हो गए, 2, और तो यहां केवल 2 बच गए। और यहां कितना, 1 है तो 3 बचे पीछे, ये। ठीक है, यहां देख लो 4 कार्बन है तो कार्बन लिखो 4 पहले। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड हो गया तो CH3 हो गया यहां पर, CH2, CH2, CH3। 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5। CH3 सिंगल बॉन्ड लिख दो पहले, तो CH2, 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 CH3। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? कार्बन के साथ 4 चीजें जोड़नी है, तो 4 जुड़ रही है क्या, देखो 3 तो हाइड्रोजन जुड़ गए, 1 सिंगल बॉन्ड, यानी 4 चीजें जुड़ गई। तो आपको ऐसे बनाना, मैथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एन शब्द आए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, देखो सॉरी इसका CH4 कीजिएगा भाई एक बार। ये थोड़ा देखो, कार्बन कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो कितने होंगे, CH4 होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आणविक सूत्र CH4। मैथेन का CH4, तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ने, 1, 2, 3 और 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। इस प्रकार से इथेन के साथ 2 देखो 2 कितने कार्बन, तो 2 कार्बन हो गए, तो पीछे कितने जुड़ गए, ये H3, तो 1, 2, 3। इस वाले भी कार्बन पे 3 H, 1, 2, 3। इस प्रकार से अपन को चलना है। ठीक बात, आगे बढ़ो। अब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी तो सीधी सी बात है, जैसे एल्केन था या ईन हो जाएगा। डबल बॉन्ड होगा तो ईन हो जाएगा, पीछे ईन लगा दो। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगा दो, आइन। बोलो बच्चों, क्लियर? ये ध्यान रखना है। एल्कीन तो पहला होता है एथीन। देखो यहां ध्यान रखना, यहां मैं आपको बता रहा हूं, मैथेन कभी नहीं बनेगा, मैथीन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो एक ही कार्बन है, उसमें डबल बॉन्ड कैसे करोगे आप, क्योंकि हाइड्रोजन जोड़ सकते हो तो हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही बन सकता है, डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता। इसलिए हाइड्रोकार्बन में कभी भी मैथीन नहीं बनता है। क्या बनेगा, सीधा ही पहला एल्कीन, यानी सीधी सी बात है एथीन बनेगा। तो एथीन में कितने होंगे, 2 कार्बन, क्योंकि एथ लगा, एथ में 2 कार्बन, एक डबल बॉन्ड हुआ तो पीछे कितने बचे, 1, 2, 2 और 2 4, ये 2 4, 2 हाइड्रोजन 2 ये, कुल 4 हो गए। तो CH2 बराबर CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 4, तो C2H4। ये इस प्रकार से बन गया। देखो एक कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड
और हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, दो दो, एक इस पे दो जुड़ गए, एक इस पे दो जुड़ गए। तो इस प्रकार की संरचना है वो पूरा अपन को समझनी है। अब अपन बात करते हैं एल ट्रिपल बॉन्ड की। तो यहां आइन लगेगा, आइन आइन। तो देखो जैसे कार्बन, मैं इसके प्रश्न कराऊंगा आपको बहुत सारे, आप चिंता मत करना, एग्जाम से पहले बहुत सारे इनके प्रश्न करेंगे अपन। तो इसको कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहला ही चीज होगा एथाइन। आइन शब्द लगता है पीछे, तो एथ है मतलब कार्बन दो हो गए। अब हाइड्रोजन कितने होंगे, देखो एक दो तीन, तो पूरी होगी संयोजकता, पीछे कितनी बचती है, एक संयोजकता सच बचती है, इसकी भी एक संयोजकता पीछे बचती है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये ध्यान रखना। तो एथाइन हो गया, तो इसका मतलब बताओ कार्बन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो C2H2। तो एथाइन का सूत्र क्या हो गया, C2H2। देखो C ट्रिपल बॉन्ड C और एक जुड़ गया हाइड्रोजन, इस प्रकार से बढ़ना है आपको, है ना। अब इस संरचना के आधार पर अब देखो, ये देखो सीधी संरचना है कि नहीं है, कार्बन जुड़ा कार्बन कार्बन, इस प्रकार से ये देखो सीधी संरचना होगी। फिर है साकित संरचना, तो कार्बन किसी और कार्बन जुड़ा, फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, तो ये कैसी होगी, साकित संरचना। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन पेंटेन का। मैं आपको कहता हूं प्रोपीन 2 मैथिल प्रोपीन, 2 मेथेन प्रोपीन कर लेते हैं। आपके सामने एक नाम आ गया 2 मेथेन प्रोपीन का सूत्र लिखो, 2 मेथेन प्रोपाइन का सूत्र लिखो, या IUPC सूत्र लिखो। जैसे देखो सीधी सी बात है, प्रोपाइन है तो कार्बन लिखो 3, फिर पूछा क्या आइन है, तो सीधी सी बात है एक में तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता, तो प्रोपाइन तो होगा ही नहीं। यहां अपन क्या करते हैं, ब्यूटाइन, तो कार्बन हो गए 4। अब यहां भले आप ट्रिपल बॉन्ड कर लो, ट्रिपल बॉन्ड यहां कर ही नहीं सकते। देखो एक बार, तो यहां देखो 2 मैथेन, तो 2 पर क्या जोड़ो, जैसे 1 2 3 और 4, यहां पर क्या जोड़ो, मैथेन जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, 2 मैथेन ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का ब्यूटीन लिख लो यहां पर, 2 मिथिन ब्यूटीन का सूत्र लिखो। तो ये सीधी सी बात है, अपन यहां पे लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब एक यहां H लग गया, क्योंकि 4 होना चाहिए, 1 2 3 और 4। अब यहां आपने H लिखा और डबल बॉन्ड कर लिया और CH2 कर दिया, तो ये क्या बन गया, 2 मिथेन ब्यूटीन का फॉर्मूला हो गया। क्योंकि ब्यूटीन का मतलब 4 है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन हो गया, कितने पे लगा है, 2 पे मैथेन लगा है, तो 2 पे मैथेन लग गया, है ना, इस प्रकार से। अब देखो कुछ कार्बन वलय के फॉर्म में भी होता है, कार्बन इस प्रकार से वलय भी बना सकता है, यानी कार्बन जुड़ा इस प्रकार से, तो ये कार्बन 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 कार्बन, तो ये क्या बन गई, एक वलय बन गई। तो कार्बन वलय में देखो सीधा श्रृंखला में हो सकता है, दूसरा साकित श्रृंखला में हो सकता है, तीसरा वलय में हो सकता है। वलय के एग्जांपल जैसे अपन पढ़ते हैं बेंजीन, है ना, तो इस वलय में डबल बॉन्ड जुड़ गया, तो ये बेंजीन का फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से देखो उदाहरण एग्जांपल देखो, हेक्सेन है, ये कार्बन कितना 1 2 3 4 5 6, लेकिन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, हेक्सेन, ठीक है। विषम परमाणु, यानी सीधी सी बात है, परमाणु कोई कार्बन के साथ कार्बन नहीं जुड़कर कुछ और जुड़ता है, तो उसे बोलते हैं विषम परमाणु। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। पहला आता है प्रकार्यात्मक समूह। इसमें देखो यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। सीधी सी बात है, माना कि आप घर में बैठे हो, पड़ोसी आया, आपके पापा को बोला, छोरा तो पढ़ता ही नहीं है, बहुत खराब छोरा है। अब जो पड़ोसी आया है ना, वो कैसा है, प्रकार्यात्मक समूह है, आपके कार्य की गति को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा।
तो सीधी सी बात है, यह विषम परमाणु विभिन्न परमाणु का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक बात। जैसे देखो, यदि किसी कार्बन के साथ में क्लोरीन जुड़ गया या ब्रोमीन जुड़ गया, Cl को बोलते हैं क्लोरीन, इसको बोलते हैं ब्रोमीन, तो उसको क्या बोलेंगे? हेलो समूह। हेलो हेलो बोलो, ClBr हेलो, ClBr हेलो। ClBr जिसके पीछे जुड़ेगा हेलो समूह कहलाएगा। ठीक है। पहला है एल्कोहल। अब यदि कोई ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यदि कोई ऑक्सीजन जुड़ा है और उसके पीछे जैसे कार्बन है और कार्बन के इधर OH समूह जुड़ा है, तो OH समूह जैसे ही जुड़ेगा उसको बोलेंगे एल्कोहल। जैसे दारू पीते हैं तो दारू में क्या पीते हैं? एल्कोहल पीते हैं। एल्कोहल में कैसा उसके पीछे होगा? OH समूह होगा, और जिसके पीछे OH समूह जुड़ा होगा वो कैसा होगा? एल्कोहल होगा। दूसरा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होगा? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में क्या है? ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तीसरा कीटोन। कीटोन में ध्यान रखना केवल ऑक्सीजन कैसा? डबल बॉन्ड में, ये ध्यान रखिएगा। चौथा है कार्बोक्सिल अम्ल, और जिसमें होगा COH, वो क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिल अम्ल। तो सीधी सी बात है, पहला एल्कीन समूह। अच्छा ठीक बात। तो एल्कीन तो आपको पता है डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन होगा ट्रिपल बॉन्ड। अब है समजातीय श्रेणी, यानी एक ही जाति की श्रेणी कौन कौन सी है? तो यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा अलग होता है। यानी सीधी सी बात है, यदि कोई कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, तो यदि इन हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, तो यदि कोई एक ही प्रकार से क्लोरीन निकाल रहा है इन दोनों को, तो कैसा हो गया? समजातीय। और यदि अलग अलग निकाल रहा है, इसको तो क्लोरीन निकाल रहा है, इसको आयोडीन निकाल रहा है, तो सीधी सी बात है बच्चों, ये कैसे हो जाएंगे? विषम जातीय। ठीक बात। तो समजातीय क्या कहते हैं? यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला स्थित हाइड्रोजन को क्या करते हैं? समान समूह यानी एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, वो कहलाते हैं समजातीय श्रेणी। जैसे उदाहरण एल्कोहल CH3OH, इसमें OH ने ही क्या किया है? हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, तो ये हो गया मेथेनॉल। क्या हो गया? मेथेनॉल, क्योंकि एल्कोहल है और एल्कोहल के पीछे क्या आता है? ऑल ऑल ऑल। ये हो गया कितने कार्बन? कितने? 2, तो हो गया पहले एथ, समूह क्या जुड़ा है? OH, तो एथेनॉल। बोलो बच्चों, एथेनॉल। ध्यान रखना। ये देखो कार्बन कितने? 3, तो प्रोप हो गया, पीछे OH जुड़ा है तो प्रोपेनॉल। कार्बन कितने? 4, ये ब्यूट, पीछे क्या जुड़ा है? OH, ब्यूटेनॉल। हुई बातें क्लियर? OH समूह जिसके पीछे आता वो एल्कोहल होगा, और उसका पीछे क्या लगेगा? ऑल लगेगा, ऑल। सामान्य सूत्र देखो, समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में या तो CH2 का अंतर 14 म्यू का मतलब देखो, ये म्यू इकाई ध्यान रखो, यू का मतलब म्यू, द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्म भिन्नता आती है। कार्बन यौगिकों के नाम कैसे लिखते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप बाहर 11th 12th में साइंस लोगे और उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ये उसकी बेसिक ढांचा होता है, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि अब जो है आपकी परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई है, क्योंकि अब सीधी सी बात है कि जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं वहीं से केमिस्ट्री रियल चीज तो यहीं से पढ़ेंगे अपन। जैसे आपको आ दिया, आपको बोल दिया प्रोपेनॉल का सूत्र लिखो, अब आपको नहीं पता है कि ऑल किसे कहेंगे, प्रोप किसे कहेंगे, तो नहीं करो। प्रोप का मतलब 3 कार्बन होंगे और ऑल का मतलब समूह किसे जुड़े होगा? OH होगा। तो सीधी सी बात है, अब नाम कैसे लिखते हैं? तो यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, पहली चीज। तो कार्बन कितने? प्रोप दिया तो 3 कार्बन। दूसरा, प्रकार्यात्मक समूह का पूर्व लगन या अनुलगन के साथ दर्शाओ। आप चीज समझो कि ऑल लगा है, ऑल का मतलब सीधी सी बात है इसका लगा क्या है? अनुलगन। पीछे लगा, पीछे का मतलब अनु, और आगे का मतलब
पूर्व। तो ऑल शब्द लगा, इसका मतलब मैंने सीधा ही क्या लिख लिया, OH। अब आप आराम से कर लोगे, आपसे पूछ ले एथेनॉल का सूत्र लिखो, तो बच्चों कुछ नहीं करना है। एथ का मतलब कार्बन कितने बच्चों, 2। ऑल है इसका मतलब समूह कौन से जुड़ेगा बच्चों, OH। तो अब लिख लो, कुछ नहीं करना है। CH3 C, अब देखो 1 2, पीछे कितने बचे हाइड्रोजन, 2। तो CH3CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। हुई बात क्लियर। तो इस प्रकार से जैसे हेलोजन, हेलोजन का मतलब सीधी मैंने आपको बोला हेलो, हेलो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किसमें है, हेलोजन में। इनका पूर्व लग्न होता है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आपसे दिया क्लोरोप्रोपोन, यानी सीधी सी बात है, इसमें क्लोरीन जुड़ेगा और प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लिख लो। एन का मतलब सीधी सी बात है सिंगल बॉन्ड है। अब बोला क्लोरो, क्लोरो का मतलब एक क्लोरीन जोड़ दो आप, बाकी सब का सब सेम सेम। अब देखो कितने हो गए, बस क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। अब इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, जैसे Cl, पहले तो लिखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 लिख लो, 1 2 3 लिख लिया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एथ है। ये देखो N आ रहा पीछे, N। अब देखो ये क्लोरीन 1 खा गया, पीछे कितने बचे, क्योंकि एक कार्बन 4 को जोड़ता है, तो ये 1 H को जोड़ा, 2 H को, ये भी 2 H को, ये 3 H को जोड़ दिया। इस प्रकार से भी लिख सकते हो और इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लिखना। प्यारे बच्चों, हेलोजन शब्द आए तो उसके आगे लगाओगे, जैसे क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, आयोडीन आ गया तो आयोडो, आगे लगाना है पूर्व लगन। अगला है एल्कोहल। एल्कोहल शब्द जब भी आएगा तो उसके पीछे लगाना अनुलग्न क्या, ऑल। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के पीछे लगेगा एल, क्या लगेगा, एल। जैसे प्रोपेनेल, तो कार्बन कितने, 3। अब सीधी सी बात है, एल्डिहाइड आया है, एल्डिहाइड में आपको पता है डबल बॉन्ड में क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन, तो ये होगा 3, एक डबल बॉन्ड में जोड़ दो ऑक्सीजन, अब जो है जो जोड़ दो। अब सीधी सी बात है, मैंने कहा प्रोपेनेल, तो प्रोपेनेल में सिंगल बॉन्ड है यहां पे, CH3 CH2, और देखो 1 2 3 1 H, बस ये क्या हो गया, प्रोपेनेल। कीटोन, कीटोन शब्द जब भी आए तो बीच में कोई भी बीच वाले कार्बन में क्या जोड़ना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ना है। ठीक है, जैसे देखो कीटोन के अनुलग्न में ऑन आएगा, तो जैसे शब्द आया प्रोपेनॉन, ऑन आया, इसका मतलब बीच वाले कार्बन पे जुड़ेगा डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और बाकी जितने कार्बन है जोड़ दो। जैसे कार्बन है सिंगल बॉन्ड है, ये 4, ये कितना हो गया, 1 2 3 और 4 इसके पूरे हो रहे, और इसके CH3, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो H H H H H H, जो आपको इच्छा हो वैसे। तो एल्कोहल के पीछे होता है अनुलग्न ऑल, एल्डिहाइड के अनुलग्न एल, इसके पीछे ऑन। प्रोपेनॉल इसका मतलब एल्कोहल है, प्रोपेनल इसका मतलब एल्डिहाइड है, और प्रोपेनॉन है इसका मतलब क्या है, वो कीटोन है। आगे देखो, आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि किसी के नाम के पीछे क्या आता है, ओइक एसिड, जैसे आपको बोल दिया प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, और ओइक शब्द आया है, ओइक, इसका मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो सीधी सी बात है, प्रोपेनोइक कार्बन कितने, 3, और ओइक शब्द आया, इसका मतलब अपन को क्या जोड़ना है, COH, ये COH जोड़ दिया। अब करना कुछ नहीं है, जो है जो जोड़ दो। जैसे देखो ये OH जुड़ गया और डबल बॉन्ड में O जुड़ गया, बस ये H हो गया, ये H, ये H, ये H, ये H, इस प्रकार से जोड़ दो, इसका 1 2 3 4 पूरा हो गया। तो इस प्रकार से एल्कीन, एल्कीन में तो आपको पता है डबल बॉन्ड होना चाहिए, जैसे प्रोप है तो प्रोपीन हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी दिखे, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है, यहां केवल क्या डबल बॉन्ड, ये लगाया नहीं, यहां पर यहां डबल बॉन्ड लगना जरूरी है, 1 2 3 हुआ तो ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो प्रोपीन, ये प्रोपाइन, इस प्रकार से यदि डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है 3 बंद है तो, जैसे देखो ये कार्बन कार्बन के में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन,
डबल बॉन्ड है तो इन, इस प्रकार से। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी कार्बन के क्या क्या रसायन, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, तो फिजिकल पढ़े थे। अब देखो पहला है दहन। दहन का मतलब जलना। तो कार्बन जलेगा कब? जब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी। कार्बन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या होगा? वो जलेगा। तो क्या होगा? दहन। तो देखते रहो आप। यदि कोई मीथेन है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सीधी सी बात है, जब भी कार्बन जलेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। पहली है दहन। दहन का मतलब कार्बन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या बनेगा? CO2, यानी कार्बन जल गया। तो मीथेन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगी दहन होगा, CO2 बनेगा, जल बनेगा, ऊष्मा बनेगी, प्रकाश बनेगा। लकड़ी लेके आए अपने पेड़ को काटकर, उस लकड़ी को आपने जलाया, जलाने पर क्या होगा? और आग कब लगेगी? जब ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन जैसे ही लकड़ी को आपने डाली, यानी ऑक्सीजन वायुमंडल से उसने ग्रहण की, अब क्या होगा? जलना शुरू हुआ। तो सीधी सी बात है, एक तो निकलेगी क्या? जैसे लकड़ी जलाओगे तो ऊष्मा निकलेगी, धुआं निकलेगा। तो सीधी सी बात है ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा का मतलब प्रकाश और ऊष्मा एक ही बात है। धुआं निकलेगा और जल। ये तीन चीजें ध्यान रखना। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्बन का उपयोग कहां होता है? अधिकतर ईंधन के रूप में। जैसे कोयला है तो कोयला किस रूप में? ईंधन के रूप में। क्योंकि इनके दहन से प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होते हैं। आपको पता है, जैसे आग लगाते हैं चारों ओर उजाला होता है, ऊष्मा निकलती है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे गैस की टंकी है, एलपीजी सिलेंडर है, तो एलपीजी सिलेंडर को जैसे जलाओगे तो नीली ऊष्मा निकलती है। और नीली ऊष्मा निकलना, इसका मतलब सीधी सी बात है सबसे अच्छी ऊष्मा होती है। यानी कार्बन पूर्ण रूपेण जल रहा है। यदि धुआं निकल रहा है तो कार्बन कैसे? लाल जलता है। तो लाल जलना, इसका मतलब पूर्ण रूपेण ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो रहा है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर, यानी सीधी सी बात है, जिसके पास क्या हो? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तेल को जला रहे हो और घी को जला रहे हो, फर्क है उसमें। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। आपने एक चीज महसूस की होगी, हवन हमेशा घी में करते हैं। हवन हमेशा घी में करते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है, हवन से पर्यावरण शुद्ध होता है। जबकि तेल से यदि कोई हवन कर रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हो। क्योंकि धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न होती है क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की मात्रा में क्या होती है? अधिक होती है। और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं होता, यानी कार्बन पूर्ण रूपेण जल नहीं पाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले, ऐसे घर में ही कोई पूछ ले कि घी अच्छा रहता है तेल, तो घी या तेल हवन के रूप में घी अच्छा रहेगा, क्योंकि घी पूर्ण रूपेण जलता है जबकि तेल पूर्ण रूपेण जलता नहीं है। तो घी से धुआं कम उत्पन्न होगा, तेल से धुआं ज्यादा उत्पन्न होगा। ऑक्सीकरण, पहला था दहन, दूसरा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र लिखो, तो KMnO4, KMnO4। देखो K के बाद M आता है, M के बाद N आता है, N के बाद O आता है, तो KMnO4। या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम यानी K, डाई का मतलब दो, क्रोमेट तो Cr2O7 की उपस्थिति में यदि कोई एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। सीधी सी बात है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी दारू के ऊपर यदि आप पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दोगे तो किसमें बदल जाएगा? कार्बोक्सिल अम्ल में। पैलेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जोड़कर, आपने देखा वो डालडा घी, जिसको अपन वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं वनस्पति घी, यानी तेल से घी कैसे बनाते हैं ये ध्यान रखना। तेल से घी बनता है, तो तेल का मतलब सीधी सी बात है तेल कैसा होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है।
और जैसे ही इसके ऊपर पैलेडियम निकल इनकी उपस्थिति में क्या देते हैं, हाइड्रोजन डालते हैं इस तेल के ऊपर, तो ये हाइड्रोजन तेल से क्रिया करके क्या करेगा, घी बना देगा। और ये घी कैसा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसलिए घी सर्दियों में जम जाता है, जबकि तेल सर्दियों में जम नहीं पाता। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण भी इस विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखो एथेनॉल, यानी मैंने आपको कहा दारू किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम क्रोमेट की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिल अम्ल में बदल जाएगा। तो आपको मैंने कहा था कार्बोक्सिल के पीछे क्या आएगा, ओइक आएगा, तो ये हो गया एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये घी कैसे बनाते देखो, वनस्पति तेल है, इसका मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। जैसे ही हाइड्रोजन इसके ऊपर डालोगे निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। आप तो जैसे ही एग्जाम में पूछे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कैसे बनाते हो, तो निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में और हाइड्रोजन डाल के, तो आप तो ऐसे लिखना वनस्पति तेल, इसके नीचे लिखना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके ऊपर जैसे ही निकल और पैलेडियम डालते हैं हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, घी बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा, और उसके नीचे लिखना संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला है पैलेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, इसीलिए वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आप एक चीज सोचो, जैसे ही आपके घर में कोई मेहमान आएगा ना, आपको घर वाले क्या बोलेंगे, बेटा तू दूसरे कमरे में जाके सो जा। इसका मतलब आपका क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। तो देखो यहां कोई मीथेन है, यानी CH4 है, इस मीथेन का क्या होगा, कोई क्लोरीन आया, ये क्लोरीन इस मीथेन में उपस्थित हाइड्रोजन को कम कर देगा, यानी हाइड्रोजन को भगा देगा, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जो किसी की उपस्थित होने को भगा देते हैं, प्रतिस्थापन। यानी किसी, देखो ये अंगूठी है, इस अंगूठी को मैंने कहा गबागब कर रही है, इसको भगाओ यहां से, मैंने इसको निकाला, इस अंगुली में डाल दिया, यानी इस अंगूठी का क्या हुआ, प्रतिस्थापन हो गया, ट्रांसफर हो गया। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी किसी परमाणु के कारण दूसरे परमाणु का हटा जाना प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे इस यहां पर क्लोरीन के कारण हाइड्रोजन हट गया और क्या बन गया, मीथेन के साथ क्लोरीन जुड़ गया और HCl बन गया। तो देखो Cl2, जैसे देखो मीथेन के साथ जैसे ही क्लोरीन होगा तो क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन बना, और साथ में क्या बना, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सीधी सी बात है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी मीथेन के साथ जैसे ही क्लोरीन की अभिक्रिया होगी, यानी मीथेन का मतलब CH4, इसकी अभिक्रिया जैसे ही क्लोरीन के साथ होगी, ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन को भगा देगा, तो क्या होगा, CH3Cl बना देगा, एक हाइड्रोजन फ्री हो गया। अब बच्चों यहाँ यदि क्लोरीन 2 ले रहा हूं तो एक क्लोरीन इस H के साथ जुड़ जाएगा और HCl बना देगा। ठीक है जी, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, जैसे एथेनॉल की बात हो गई और एथेनोइक अम्ल। अब आप एक चीज सोचो, ओइक अम्ल है तो इसका सीधी बात है कार्बोक्सिल अम्ल। अपन बात करेंगे किसकी, एल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल की। तो सीधी सी बात है, अब पहले बात करते हैं एथेनॉल यानी एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल कैसा होता है, तो देखो एक तो रंगहीन गंध होती है, रंगहीन, रंग नहीं दिखेगा अपन को। दूसरा जलने वाला स्वाद होगा, एकदम जलेगा, जैसे आप पियोगे ना एकदम जलने जैसा एहसास होगा। जल में घुलनशील होते हैं, पैक बनाते हैं दारू का तो उसमें क्या पानी डालते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। वाष्पशील दारू होते हैं, जैसे ही दारू खुला छोड़ो दारू उड़ जाएगा, ये ध्यान रखना। जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। उदासीन प्रकृति के होते हैं, ज्यादा कोई लोड नहीं लेते, उदासीन प्रकृति के होते हैं, ना अम्ल ना क्षार, बीच के होते हैं।
फिर रासायनिक गुणधर्म। अब देखो एल्कोहल की बात करते हैं, उसमें रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ? सोडियम के साथ। तो जैसे ही सोडियम की अभिक्रिया अपन किसके साथ कराते हैं? एथेनॉल के अंदर, एथेनॉल से करवाते हैं। तो सोडियम और एथेनॉल अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड बनाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछ ले यदि सोडियम की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाएं या एथेनॉल से करवाएं तो क्या बनेगा? सोडियम एथोक्साइड बनेगा। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है। यदि कोई एल्कोहल है उसकी जांच करनी है कि इसमें एल्कोहल है या नहीं है, तो आप क्या करो? उसकी सोडियम से अभिक्रिया करवा दो, आपको पता चल जाएगा। यदि हाइड्रोजन गैस यदि बाहर निकल रही है तो उसके उसमें क्या है? एल्कोहल है। अगला निर्जलीकरण। अब देखो यदि कोई आपने एल्कोहल लिया है, जैसे ये एथेनॉल है, इस एथेनॉल को आपने सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तो अब क्या होगा? इस H2SO4 से जो एथेनॉल में जो OH समूह है उसको बाहर निकाल देंगे और क्या बनेगा? एथीन बनेगा, यानी कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा? जल बाहर। तो निर्जलीकरण की किसे बोलेंगे? किसी भी रसायन से जल का बाहर निकालना निर्जलीकरण कहलाता है। और निर्जलीकरण कैसे? जैसे एथेनॉल से आपको जैसे यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला गया तो क्या बन जाएगा? एथीन, और जल बाहर निकलना, और जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? निर्जलीकरण। ये ऐसे आपको सीधा पूछेंगे एल्कोहल का निर्जलीकरण करके बताएं, तो कैसे करोगे बच्चों? आप एल्कोहल लोगे यानी एथेनॉल लोगे, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे और क्या बन जाएगा? एथीन, और जल बाहर निकाल दो, फेंक दो साले को, और क्या। अगला है एथेनोइक। नोइक का मतलब सीधी सी बात है, अपन बात करें कार्बोक्सिल अम्ल की, और कार्बोक्सिल अम्ल में क्या होता है? पहला एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कैसे होते हैं? रंगहीन होते, कोई कलर नहीं होता, स्वाद में खट्टे। अचार में आप डालते हो सिरका, सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, बहुत खट्टे होते हैं सिरके, खट्टा, जैसे सिरके से सुगंध आती है। इसका क्वथनांक 391 केल्विन। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाते हैं। जैसे ही अचार को आप फ्रीज में रखोगे एकदम बर्फ की तरह जम जाएगा, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ग्लेशियल, ग्लेशियल का मतलब ग्लेशियर, आपने देखो ग्लेशियर बर्फ की तरह जमे होते हैं, तो वैसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब देखो इनके गुणधर्म, पहला है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना किस बीच वाले कार्बन में। देखो एथेनोइक अम्ल यानी सीधी सी बात है, दो कार्बन है और पीछे क्या है? COOH है, तो कैसा है? कार्बोक्सिल अम्ल है। और इसमें क्या? एथेनॉल से जैसे ही आप अभिक्रिया कराओगे, यानी कार्बोक्सिल अम्ल की आप अभिक्रिया किससे करवा रहे हो? एल्कोहल से करवा रहे हो। किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या निर्माण होगा? एस्टर का निर्माण होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साबुन बनाने की प्रक्रिया, साबुन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं साबुनीकरण, यानी ये भी किसका भाग है? एस्टरीकरण का। साबुनीकरण में क्या होगा? तो देखो उच्च वश्य अम्ल, सीधी सी बात आपसे पूछ ले साबुनीकरण क्या है, तो आप एक लाइन लिखोगे कि उच्च वश्य अम्ल का सोडियम एवं पोटेशियम लवण, उच्च वश्य अम्ल का सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में उच्च वश्य अम्ल का सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से अभिक्रिया करवाकर सोडियम एवं पोटेशियम लवण अथवा साबुन प्राप्त किया जाता है, और उसके साथ में क्या बनता है? ग्लिसरीन बनता है। ठीक है, इस विधि में साबुन तैयार किया जाता है। अब है सार से अभिक्रिया। सार से अभिक्रिया, NaOH शुद्ध रूप से सार है, यह भी साबुनीकरण का ही भाग है। और आपने क्या मिला लिया साथ में? एसिटिक अम्ल, तो सोडियम एसिटेट बनेगा, यह भी साबुन का भाग होता है, और जल बन गया।
कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब एक सीधी सी बात है, अब अपन बात करेंगे एसिटिक अम्ल होता है, उसकी यदि अपन कार्बोनेट यानी Na2CO3 NaHCO3 ये कार्बोनेट है किसके, सोडियम के, इसको बोलते हैं धावन सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो जैसे ही इसकी कार्बोक्सिल अम्ल की अभिक्रिया अपन किसके साथ करते हैं, इस धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट से करते हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम लवण बनता है और साथ में क्या बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एक यार एग्जांपल लेते हैं, इसी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया यदि अपन सोडियम बाई कार्बोनेट से करते हैं, NaHCO3 से करते हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट बनेगा, साथ में जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये मटेरियल यहां भी बन रहा है, तो ये भी क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट बनेगा, साथ में जल निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब आते हैं साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। आपने देखा होगा साबुन, साबुन का मतलब नहाने वाला हो सकता है, कपड़े धोने वाला हो सकता है। एक है अपमार्जक यानी सर्फ, सर्फ का मतलब जो अपन डिटर्जेंट उपयोग में लेते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। एक चीज मैंने आपको बताई थी, उच्च वश्य अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं साबुन, और साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। उसी प्रकार से साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरण C17H35, ये बहुत बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और साथ में क्या बना, COONA, यानी ये कैसे हैं, लवण है, किसके, सोडियम के लवण है। साबुन केवल मृदु जल यानी इसमें कोई अशुद्धियां कम हो उसी जल में झाग देते हैं। आपने देखा हो ट्यूबवेल के पानी जिसमें बहुत अधिक सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं, वहां पर साबुन झाग नहीं देता। तो साबुन मृदु जल में सफाई देते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि साबुन क्यों नहीं देता झाग, तो बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि जो भी कठोर जल होगा उस कठोर जल में क्या होती है, अशुद्धियां होती है। अशुद्धियां किसकी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की होती है। और कैल्शियम मैग्नीशियम की कैसे, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनकी अशुद्धियां होती है। और ये अशुद्धियां क्या करती है, अघुलनशील होती है, घुलती नहीं है जल में, और ये अघुलनशील होने के कारण साबुन झाग नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए ये कठोर जल में सफाई नहीं करता साबुन। जबकि अपमार्जक में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनता है, जिससे क्या होता है, वो घुलनशील होता है और झाग दे देता है। इसलिए सरफ से धुलाई करना आसान, मेल ज्यादा निकलेगा, जबकि उनमें मेल कम निकलेगा। उसका कारण यही है कि कठोर जल में अशुद्धियां जो कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो अघुलनशील होता है, जैसे साबुन झाग नहीं देता, साबुन अघुलनशील हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल दोनों में क्या देते हैं, सफाई देते हैं। ठीक है, अगली अपन बात करते हैं साबुन में क्या क्या होता है। देखो आप तो एक दिमाग में एक चीज रखो, COONA प्लस, ये बात ध्यान रखी, और इसको ऐसे 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 कर दो, यहां लिख लो Na प्लस। ये तो देखो प्लस है, इसका मतलब सीधी सी बात है क्या होगा, आयनिक सिरा, और ये होगा अनआयनिक सिरा, या इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन सिरा, हाइड्रोकार्बनिक सिरा। बस कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे करना है, गोल डंडा कर देना, यहां लिख देना Na प्लस, आयनिक सिरा, ये अनआयनिक सिरा। ये कैसा हो जाएगा, जल रागी यानी जल से जोड़ने वाला, और ये हो जाएगा जल से प्रतिकर्षण करने वाला। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये कोई गंदगी है, तेल की बूंद है, तो साबुन आएगा, ये देखो बड़ा 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 इस प्रकार की एक संरचना बनाएगा। मुझे बताओ ये कैसा Na प्लस, ये Na प्लस, ये Na प्लस, ये Na प्लस,
ये Na+, ये Na+, और ये भी Na+, ये बीच में बच गई गंदगी। ये कैसा सिरा? हाइड्रोकार्बन सिरा। ये कैसा? आयनिक सिरा। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये जल रागी है, जल से जुड़ने वाला है, जल रागी, जल से प्यार करने वाला, और ये जल विरोधी है। इसे बोलते हैं मिशेल अणु। तो सीधी सी बात है, साबुन मेल को सफाई यानी कपड़ों की सफाई कैसे करता है? मिशेल अणु को बनाकर। और ये मिशेल अणु इस प्रकार का होता है, बीच में होती गंदगी, चारों ओर होते हैं क्या? साबुन के अणु, और बाहर होता है आयनिक भाग या जल रागी भाग, बीच में होता है क्या? जल विरागी या हाइड्रोकार्बनिक सिरा, जिससे मिशेल का निर्माण होता है। जैसे ही कपड़ों के रगड़ोगे ये झाग बाहर ऊपर आ जाते हैं और मेल साफ हो जाता है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से, ये गंदगी यानी तेल की बूंद, और ये पूंछ वाला भाग, और ये Na+, ये आयनिक भाग, जल रागी भाग, और ये जल विरोधी भाग, ये बीच में आ गया, और ये मिशेल का निर्माण कर देगा। साबुन अणु की संरचना, साबुन की सफाई कैसे होगी? देखो, मेल तेल ही होते हैं, जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है। जल का जो विरागी होता है, जल से जो प्रेम नहीं करता, वो जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है, और जल रागी सिरा चारों तरफ से पानी से घिर जाता है, इसे मिशेल संरचना का बन जाता है। मिशेल, ध्यान रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साबुन का मिशेल मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। जैसे ही आप मिशेल का अणु बनेगा, रगड़ोगे, मिशेल अणु बाहर निकल आएगा और साबुन साफ कर देगा। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करता है, और ये साबुन में झाग उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए सफाई नहीं होती। इसलिए साबुन कठोर जल में सफाई नहीं करता, झाग नहीं देता। अपमार्जक क्या होते हैं? कठोर जल में भी झाग देते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कंद का निर्माण नहीं करता है, इसलिए वो झाग दे देता है। थैंक यू वेरी मच। और आज का जो चैप्टर था बहुत ही रोचक चैप्टर था। मैं ये मानता हूं कि इसमें से आपके बहुत सरल आपको पूरा बेसिक ढांचा मैंने समझाया और पूरा समझ में आया होगा। तो आप इसको एंजॉय किया, इसको बार बार देखिएगा, बार बार इसको समझिएगा। कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्बा खैर।